हेलो एवरीवन, मैं शशांक वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल गुरुशय पर। मैं यहां पे आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा और सबसे पहले हम यहां पे इकोनॉमिक्स से शुरुआत करते हैं पढ़ाने की। इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर। हम सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में, ये डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है, डेवलपमेंट से एक्चुअली में हम समझते क्या है कि डेवलपमेंट होता कैसे है, या डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है हमारे लिए, या डेवलपमेंट हमारी लाइफस्टाइल को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और क्यों ज़रूरी है डेवलपमेंट हमारे लिए। क्योंकि हम लोग हर जगह सुनते हैं, कभी इलेक्शंस अभी चल रहे हैं कि डेवलपमेंट की कोई बात क्यों नहीं करता या और सब चीज़ों की बात क्यों करता है। डेवलपमेंट एक्चुअली में हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, उस सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे समझेंगे। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भी अनुभव होगा कि आप कुछ अच्छा और बेहतर शुरुआत करने से पहले मैं एक छोटा सा कोट से चालू करता हूँ जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा दिया गया था। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। कहने का तात्पर्य क्या है कि एजुकेशन मात्र और मात्र एक इस तरीके का हथियार है जो कि बिना खून बहाए, बिना किसी को परेशान किए, आप चाहते हैं जिस चीज़ से चेंजेस लाना वर्ल्ड के अंदर, वो आप ला सकते हैं। कई सारे इतिहास में ऐसे लोग रहे जो एजुकेशन के बेसिस पे वर्ल्ड में बड़ी बड़ी क्रांतियाँ करी। आपको कई सारे नाम भी पता होंगे और बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और उसमें जीते भी। किस बेसिस पे? सिर्फ एजुकेशन के बेसिस। देखो गांधी जी को उठाओ, क्या था, कोई पावरफुल योद्धा तो थे नहीं, कुछ भी नहीं था। अम्बेडकर जी को उठा लो या नेल्सन मंडेला खुद को उठा लो। वो नेल्सन मंडेला जी भी जो थे वो क्या था, उनके पास कोई आर्मी थी या कुछ था, वो पावरफुल तो थे नहीं। या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उठा लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, क्या है, एजुकेशन है उनके पास, नॉलेज है, राइट नॉलेज है, जो कि पूरे ऐसी नॉलेज है उन लोगों के पास एक तरीके दीपक की तरह कि लोगों को प्रज्वलित करती है, लोगों को एक्साइट करती है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है और अपने सराउंडिंग को चेंज, उनके जो अफेक्शन में जो लोग आ जाते हैं वो लोग कोई एक वर्ड। और रजनीश ओशो नाम का व्यक्ति था, मैंने सुना उन्होंने कम से कम 50,000 किताबें पढ़ डाली थी, उससे भी ज़्यादा पढ़ डाली होंगी, तभी उनको इतनी सारी नॉलेज थी। तो कई सारे जो चीज़ें हैं वो तुरंत उनके हिसाब से वो अपने हिसाब से चेंज कर लेते थे या चेंज नहीं कर लेते थे, वो उनका जीवन जीने का नज़रिया अलग हो गया था। मतलब एजुकेटेड पर्सन जो रहता है ना, वो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठ जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से वो लोग बहुत आगे बढ़ जाता है। सो आई मीन टू से ओनली डैट आप एजुकेशन लीजिए, नॉट फॉर द डिग्रीज, नॉट फॉर द जॉब, बट फॉर द राइट नॉलेज, जो कि आपको और आपके परिवार को प्राउड फील करवाए और आपको हर चीज़ से बहुत आगे बढ़ पाए। बस दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम समझेंगे इस चैप्टर में कि डेवलपमेंट का राइट मीन क्या है, कि डेवलपमेंट है क्या, डेवलपमेंट को हम किस तरीके से देखेंगे, डेवलपमेंट एक्चुअली में क्या है। सो रोडों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना क्या डेवलपमेंट है ना? ये सोच सकते हैं क्या साइंस और रिसर्च डेवलपमेंट जो हो रही है क्या वो डेवलपमेंट है, या फिर बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन होना अपने इंडिया में कि बड़ी बिल्डिंग्स बनना, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनना, तो ये क्या ये डेवलपमेंट है राइट मीन्स में? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अपना इंडिया किस तरीके का देश है, कृषि प्रधान देश है। अगर एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है, अलग अलग तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ रही है, या नेचुरल तरीके से एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रही है, लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं हो रही, एग्रीकल्चर एक्चुअली डेवलप हो रहा है, तो सच में डेवलप हो रहा है देश हमारा। इस हिसाब से हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी क्रूशियस थिंग दैट्स इफेक्ट right now most of the students of our country, just like that। employment ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है, लिखता है, क्यों डिफरेंट जगह पे एडमिशन लेता है, क्यों उनको जॉब अच्छी मिल सके ताकि वो अपनी लाइफस्टाइल अच्छी बिता सकें। उनको ये लगता है कि हमको जॉब मिल जाएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा,
या चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस करें, तो वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे जो बिजनेसमैन होंगे, या फिर कुछ एम्प्लॉयर बनेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ बनेंगे। मतलब कहने का मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अपने जीवन में वन स्टेप फॉरवर्ड बढ़ेंगे और उनको लगेगा कि उनके साथ उनका डेवलपमेंट हुआ। डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल हैं, चाहे गवर्नमेंट के हिसाब से चाहे प्राइवेट में, आपको बता चुका, उसमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना उन लोगों के लिए डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, किसी के लिए नई कार खरीदना डेवलपमेंट हो सकता है कि भैया उसने नई कार खरीद ली, फरारी खरीद ली, तो डेवलपमेंट हो गया। किसी के लिए हम बोल सकते हैं कि उसको शांति भरा जीवन चाहिए, उसको सिंपल हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ चाहिए, नथिंग एल्स, तो उसके लिए हैप्पी नॉर्मल एंड पीसफुल लाइफ इसी डेवलपमेंट है। वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया बाकी सारी चीज़ों से। नेक्स्ट, हम क्या बोल सकते हैं, कोई कोई लोगों की चाह होती है कि वो पावरफुल और समझ सकते हैं रूल करने के लिए बने, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को भी बोल सकते हैं कि हम बहुत सारे लोग की डेवलपमेंट क्या है कि हम रूल करें, तो ये डेवलपमेंट है। तो डिफरेंट लोगों के हिसाब से डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने ये क्यों डाला, किसी किसी के लिए पावरफुल होना भी डेवलपमेंट है। सो हम डेवलपमेंट को ब्रीफ में जानते हैं कि डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग और चेंजिंग एंड बिकमिंग मोर एडवांस। मतलब क्या हुआ कि आप आगे चलते जा रहे हैं और अपने पीछे वाले जो आपका भूतकाल था उससे बेहतर होना उसको हम डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट के अलग अलग मीन है लोगों के नज़रियों में, उसको हम देखें। नॉर्मली लोग डेवलपमेंट से क्या समझते हैं कि अगर स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं तो डेवलपमेंट होगा, अगर हॉस्पिटल्स बन रहे हैं तो डेवलपमेंट होगा, अगर रेलवे ट्रैक्स और मोबिलिटी बढ़ रही है देश के अंदर तो डेवलपमेंट हो रहा है, रोडवेज बढ़ रहा है तो डेवलपमेंट हो रहा है। सीधे सीधे रोड एंड ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ेगा तो डेवलपमेंट बढ़ेगा, ऑब्वियस है ये। ऐसा अलग अलग लोग अलग बड़े नज़रिए से ऐसे ही सोचते हैं। जानते हैं हम आगे। समटाइम्स वन थिंक्स दैट डेवलपमेंट फॉर यू और गवर्नमेंट बट इट नॉट बेनिफिशियल फॉर समवन। मतलब थोड़ा सा पेचीदा लगा होगा ये सुनने में और मेरे से बोलने में भी थोड़ा सा वो हो गया है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट जो कराया गया है या हुआ है वो हर एक के लिए वो डेवलपमेंट सही नहीं है। जैसे कि हम एक डैम बनना है किसी एक इस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पे जहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी जगह उनसे छिन गई, या जो लोकल लोग थे वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ और जो लोग वहाँ रह रहे थे वो कहीं और जाने को मजबूर हो गए। डेवलपमेंट तो हुआ, डैम बनने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बन गई और बहुत सारी चीज़ें लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, बट साथ ही साथ लोगों को नुकसान कैसे हुआ कि वहाँ के लोग जो थे उनको मजबूरी में, जैसे मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ट्रांसफ़र होना पड़ा क्योंकि उनको सबको जॉब नहीं मिल पाएगी, वो अपना घर बसर, और वो मजबूर हो जाएंगे कि उनको स्लम एरियाज़ में रहना पड़ता है और ऐसे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती। एक हम ये भी देखते हैं, एक समय पर चिपको आंदोलन करके एक मूवमेंट चला था। वो किस लिए चला था कि डेवलपमेंट के आड़ में वहाँ पर पेड़ काटे जा रहे थे। अब वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग थे वो ये सोचते थे कि ये कि पेड़ ना कटे क्योंकि ये हमारी प्रकृति है, हमारी जननी है और हमें ये जीवन दे रहा है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों को अवेयरनेस थी कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है, जबकि आजकल के लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं रही कि पेड़ क्यों ज़रूरी है। वहाँ के लोगों ने लिटरली कि पेड़ को बिल्कुल हैंग कर लिया, हक टाइप कर लिया था और कह दिया था, जो म्यूनसिपैलिटी से लोग आते हैं, पेड़ काटने वाले लोग आते हैं, उनसे कह दिया था कि आपको अगर पेड़ काटना है तो मेरे को भी काटना पड़ेगा। इस तरीके की बयानात भी कभार सामने आए थे। आगे बढ़ते हैं। तो चिपको आंदोलन यही था, और चिपको आंदोलन इससे मैंने क्यों बताया क्योंकि इससे रिजेंबल करता है, क्योंकि उस एरिया में गवर्नमेंट के नाते वहाँ डेवलपमेंट वो करा रहे थे, बट हुआ क्या कि वहाँ के जो लोकल लोग थे उनके लिए डेवलपमेंट नेसेसरी नहीं था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट मीन ऑफ डेवलपमेंट, सो इट इज़ ऑब्वियस इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग इन नेचर। मतलब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग है। तो कोई सोच रहा है कि भाई पैसा मैं कमाऊँ अच्छा सा तो डेवलपमेंट हो जाएगा, नहीं कोई सोच रहा है कि इन्वायरमेंट अच्छा हो तो डेवलपमेंट हो जाएगा। सोचो ना, एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर मैं पेड़ काट लूँगा और पेड़ से बहुत सारा पैसा कमा लूँगा, बट दूसरा व्यक्ति जो है वो ये सोच रहा है कि नहीं यार पेड़ नहीं कटने चाहिए क्योंकि इन्वायरमेंट की हानि होगी और फिर हमें दिक्कत होगी। तो दोनों के बीच में उन दोनों के मीन्स में डेवलपमेंट का कारण अलग अलग है, बट
ये डेवलपमेंट जो है दोनों के मन में मतभेद ला देगा और ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। सो देखते हैं आगे। डिफाइन करना चाहेगा डेवलपमेंट को तो कैसे करेंगे? ऐसी चीज़ों को या ऐसे गोल्स को प्रायोरिटी दी जाएगी जो कि लार्ज नंबर ऑफ लोगों को डेवलपमेंट का बेनिफिट दे, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाए। सो द प्रायोरिटी इज गिविंग टू दोज गोल्स विच आर बेनिफिट्स आर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशंस। इनकम एंड अदर गोल्स की बात करते हैं। पीपल वांट मोर इनकम, मोर मनी और मेटेरियलिस्टिक थिंग that one can buy it and is one factor on which our lives depend। आप खुद सोच सकते हैं पैसा आज लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट बन गया। हर व्यक्ति अपने जीवन में काम कर रहा है पैसे के लिए, और क्यों ना करे, क्योंकि पैसे से ही सारी चीज़ें चलनी है। कोई भी आप सर्विस चाहते हैं तो आपको पैसा लगेगा, कोई भी आप चीज़ चाहते हैं जो जैसे कि मान लो आपको सेब खरीदना है खाने के लिए तो आपको पैसा चाहिए होगा, या आपको गाड़ी खरीदनी है तो पैसा चाहिए होगा। तो मतलब हर कोई जो काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं मनी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आजकल मनी नीडेड बहुत है। तो इनकम अदर गोल्स में हम इसी को पढ़ेंगे। देखते हैं जैसे कि किसान है, किसान भी क्यों खेती कर रहा है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए, फार्मर को पैसा चाहिए। आगे डॉक्टर है, डॉक्टर क्यों इलाज कर रहे हैं, या इतने डिग्री या बच्चे इतना पढ़ते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं। ऑल एंड ऑल उनको क्या चाहिए? मनी चाहिए। दैट इज़ वाई वो ये काम कर रहे हैं। इतना मेहनत क्यों करे कोई? पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर MBBS की डिग्री लेनी पड़ेगी, फिर बहुत सारा पछड़ा होता है। फिर कोई इलेक्ट्रीशियन है या कोई वर्कर है, उसको भी क्या है? लेबर है, उसको भी पैसे ही चाहिए, पैसे के लिए काम कर रहा है, बिना पैसे के लिए थोड़ा तो नहीं काम करेगा। नेक्स्ट कोई बिजनेसमैन है, वो भी काम कर रहा है, अपना दिमाग खर्च कर रहा है तो पूरा सुबह शाम। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पैसा चाहता है। बस सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ें, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बाय कर सके और अपनी लाइफ मनचाहे तरीके से जी सके। अब अपने जीवन में दो तरीके के गोल्स रहते हैं, एक तो मेटेरियलिस्टिक रहते हैं और नॉन मेटेरियलिस्टिक रहते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में हम बोल सकते हैं कि हम पैसा कमा रहे हैं, ये हमारे लिए कितनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई, ये हमारे लिए नेसेसरी है हर व्यक्ति के लिए आज के टाइम पे। नेक्स्ट, अगर हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, हमारा घर होगा तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो गया। ये भी एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ हो गई कि हाँ, कि मतलब जिसका एक रूप है उसको हम बोल सकते हैं, जो 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में जिसको हम देखते हैं, वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ में हो गई। जैसे कि मनी आ गया और हाउस आ गया, जो आप लोगों को दिखाते हैं और इससे लोगों को ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल दिखावे का भी सौदा है लोगों को कि जिसके पास जितना बड़ा घर, जितनी बड़ी गाड़ी और जितना ज़्यादा पैसा उसकी उतना ही रुतबा। सेम डेवलपमेंट इससे भी आप लिया जाता है। तो पैसा जितना ज़्यादा, हाउस होगा, ये मेटेरियलिस्टिक गोल्स हो गए। और क्या बोल सकते हैं? जैसे कार, जिसके पास जितनी अच्छी कार या जो भी कार लेना उसके लिए एक ये मेटेरियलिस्टिक गोल्स हो गए कि हाँ मैंने कार ले लूँगा। मतलब होता नहीं है कि मैं जॉब कर लूँगा, जॉब के बाद पैसा कमा लूँगा, पैसा का घर ले लूँगा, फिर गाड़ी ले लूँगा, फिर ये वो। उसके बाद अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे जीवन में लव की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। अगर हमारे पास कोई साथी नहीं, कोई लव नहीं प्यार कर सके या जिससे हम प्यार करते हैं, तो ये भी हमारा एक तरीके से जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको रोकेगा। नेक्स्ट, अगर हमारे पास अच्छी दोस्ती नहीं है, हमारे पास दोस्त नहीं है, तो हम अपनी बातों को शेयर किसके साथ करेंगे? क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज़ है या ऐसा व्यक्ति है या दुनिया में ऐसा जीव भेजा गया है हमारे लिए कि हम उससे हर तरीके की बातें कर सकते हैं और खूब मज़े कर सकते हैं जीवन में। नेक्स्ट, पीस चाहिए। इतना बोलने के बाद या इतना जीवन में बहुत ज़्यादा भसड़ मचाने के बाद जीवन में पीस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी चाहिए। और सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? व्हाट इज़ द रीज़न? क्या सिक्योरिटी ज़रूरी है? अब भैया तुम इतनी सारी चीज़ें को ओन करोगे, मनी, हाउस, कार, लव, फ्रेंडशिप, अब इसको बचाने के लिए सिक्योरिटी भी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? कोई उड़ा के ले जाएगा। जैसे पहले आते थे, चंगेज़ खान आया, तैमूर लेंग आए, तो चीज़ें उड़ा के ले गए। नेक्स्ट, और क्या चाहिए? आपको फ्रीडम भी चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, नॉन मेटेरियलिस्टिक। आपको सब कुछ मिल रहा है पर आपके पास फ्रीडम नहीं है। होता है ना, बहुत सारी रानियों को, प्रिंसेस को सब कुछ है उनके पास, बट वो कैद हैं, तो उनका जो डेवलपमेंट है या उनकी जो खुशी है वो कहाँ पूरी हो पा रही है? नहीं हो पा रही ना। तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट, आगे हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसके थ्रू हम समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, कि कैसे हम डेवलपमेंट को अच्छे से जान सकते हैं।
देखिए, आप सपोज कीजिए आप कतर में रह रहे हैं और आपके पास हाई पैकेज है, बट वहाँ पे आपके पास ना सिक्योरिटी है, ना पीस है, ना लव है, ना रेस्पेक्ट है, ना ही फ्रेंडशिप है। आप सोच के देखिए ना, वहाँ पे आपके पास पैकेज तो बहुत हाई है पर आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो आपका पैसा कोई उड़ा के ले जाएगा। पीस नहीं है, आपको पूरे दिन काम करना है और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, रेस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है क्योंकि कोई जानता नहीं, क्योंकि गांव में आप कुछ पैसा कमाएंगे, अपनी हवेली बनवाएंगे, तो वहाँ पे तो सभी के पास पैसा है, तो आप किसको ही दिखाएंगे, रेस्पेक्ट ही नहीं मिल पा रही है आपको। और लव की बात करी जाए, लव भी नहीं है, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो लव तो छोड़ ही दो। और फ्रेंडशिप की बात करें तो दोस्त तो आप इंडिया में छोड़े आए, कतर में मिल जाए बहुत मुश्किल होता है मिल पाना। तो सिचुएशन हम उस तरीके की बना रहे हैं कि हर चीज़ का एक साथ होना, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक हो चाहे नॉन मेटेरियलिस्टिक हो, जब ये चीज़ें साथ में आती हैं तभी इंसान को जीवन जीने का असली आनंद आता है। तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं, मनी इज़ नॉट इनफ फॉर आवर डेवलपमेंट, बट वी आर द सोशल एनिमल, वी वॉन्ट बोथ मेटेरियलिस्टिक एज वेल एज नॉन मेटेरियलिस्टिक साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। अलग अलग लोगों के साथ नेशनल डेवलप होता है, मतलब देश के हित में डेवलपमेंट कैसे हो या देश के लिए डेवलपमेंट। अभी तो हमने नॉर्मल एक इंडिविजुअल के लिए लिया था, आप देश के लिए देखते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि एजुकेशन अच्छा होने से डेवलपमेंट हो रहा है देश का, कुछ लोग सोचते हैं कि हॉस्पिटल बन जाएंगे तो हेल्थ अच्छा होगा और डेवलपमेंट होगा, कुछ सोचते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, रोड एंड ट्रांसपोर्ट रेलवे अच्छा होगा तो डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे होगा नेशनल डेवलपमेंट, होगा तो एक्चुअली में कैसे होगा। देखो, नेशनल डेवलपमेंट क्या है? नेशनल डेवलपमेंट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू रेज द standard of living of its resident, and it can achieve by providing individuals with basic livelihood requirement and supply them with the employment and infrastructure। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रहने वाले, मतलब किसी देश में रहने वाले लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, या फिर वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक व्यक्ति के जीने के लिए, मेजॉरिटी मतलब जो ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करना, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाना, उनका वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ कर सकें। तो ये कंसिडर होता है ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होना आपके कुछ ऐसे कार्यों से जो कि गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाएगा, तो उससे ही नेशनल डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट पीपल कुड हैव डिफरेंट मीन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, सो इट इज़ कॉन्फ्लिक्टिंग। फिर वही वाली चीज़ कि कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग विषय है कि सोचना, और कुछ लोगों के लिए नेशनल डेवलपमेंट कुछ अलग चीज़ हो गया। अलग अलग लोगों के मत होंगे तो फिर विवाद तो हो नहीं है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल है, कुछ लोग तो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, तो होगा क्या, दोनों में लड़ाई होती है ना। पर एक समय होता था कि लोगों के बीच में मनभेद तो होते थे, मतलब मतभेद होते थे पर मनभेद नहीं होते थे। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि लोगों के मत अलग हो सकते थे, जैसे कि भगत सिंह का मत अलग है, गांधी जी का अलग मत अलग है, बट मन का भेद नहीं है किसी के, वो एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होते थे। बट आज के समय में ऐसा होने लग गया कि लोगों के मन भेद और मतभेद दोनों इक्वल कर दिए हैं या इक्वल हो गए हैं, वो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। मतलब आप सोच सकते हैं ना, हर एक का व्यूज़ अलग हो सकता है ना, बट जैसे कि मैं हूँ या मेरा भाई है, तो मेरे भाई का व्यू अलग है और मेरा व्यू अलग है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को देखने का। बट ऐसा नहीं है मैं अपने भाई के लिए या भाई के विषय में कुछ गलत सोचूं या वो मेरे विषय में गलत सोचे, ये हो जाएगा मनभेद। ये मनभेद में आ जाता। मतभेद तो होना ऑब्वियस है, कोई बड़ी बात नहीं है और होना भी चाहिए, तभी आप एरर निकाल पाओगे और उसको सॉल्यूशन कर पाओगे। नेक्स्ट, अब हम कंपैरिजन करेंगे कंट्रीज का उसकी नेशनल इनकम के हिसाब से। और नेशनल इनकम होता क्या है? इट इज द इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि कंट्री में कितनी इनकम है पूरे पीरियड ऑफ टाइम में, वो हम लोग देखते हैं नेशनल इनकम के बारे में। अब वो इतना बेनिफिशियल नहीं रहता क्योंकि ज़्यादातर कंट्रीज़ में अलग अलग टाइप की इनकम्स रहती हैं, वो अलग अलग टाइप्स के रहते हैं, तो वो अनमैनेजेबल हो जाता है कि उसकी इनकम को कैलकुलेट करो, क्योंकि जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ की इनकम ज़्यादा होगी, तो ये गलत पैरामीटर हो जाता है। नेक्स्ट पैरामीटर है पर कैपिटा इनकम का।
पर कैपिटा इनकम क्या होता है एक्चुअली में? व्हाट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम वो इनकम जो कि पूरे जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी इनकम को टोटल पॉपुलेशन जिसे डिवाइड कर दो तो हर व्यक्ति की पॉपुलेशन, हर व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम निकल के चली आती है। तो जिस देश की जितनी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है उसको उतनी मार्किंग मिलती है, जिसको हम एवरेज इनकम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पर कैपिटा इनकम होगी, नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी, और उससे ही डिसाइड होगा कि किस कंट्रीज़ की कितनी पर कैपिटा इनकम है और कितना ज़्यादा अर्निंग वाला वो देश है। इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक रिलीज द रिपोर्ट ऑन अ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या करती है वो? अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट कंट्रीज आर कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एवरी ईयर। हाईली इनकम एंड डेवलप्ड कंट्री जो रहती हैं वो उसका $49,300 से ज़्यादा रहता है। मतलब जो हाई इनकम और डेवलप कंट्री रहेगी उसकी जो अर्निंग रहेगी या पर कैपिटा इनकम 49,300 से ज़्यादा रहेगा। लेस इनकम कंट्रीज रहेंगी जो 2,500 पर एनम या उससे कम रहेगा। और वी आर कॉल्ड इन द डेवलपमेंट कंट्री। सो इन 2090 इंडिया का पर कैपिटा इनकम निकल के आया था वो $6,700 पर एनम। तो हम लोग ना ही लेस में आए ना ही हाईली डेवलप में आए, हम लोग आ गए बीच की क्राइटेरिया में। दैट इज वाई वी आर कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री। इट वॉज क्लासिफाइड एज अ लो मिडल इनकम कंट्रीज। नाउ इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज कौन कौन से होते हैं? इनकम और अदर क्राइटेरिया जिसके हिसाब से हम इस बीच में भी कंपेरिजन कर सकते। आप देख रहे होंगे केरला में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? 1,63,475। और हरियाणा में कितनी है? 1,80,174। और बिहार में कितनी? 34,409। मतलब सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कौन से प्रदेश की हो गई? हरियाणा की। बट आगे हम देखें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से, पहले हम ये समझते थे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है कि it indicates the number of children that die before the age of 1 year as proportion to the 1,000 living children the particular। मतलब 1 साल का बच्चा होने से पहले मर जाना, उन बच्चों को नापना। मतलब 1,000 जो चिल्ड्रंस हैं उसमें 1 साल के जो बच्चे हैं 1,000 में से कितने बच्चे मर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या? जैसे केरला में 7 बच्चे, हरियाणा में 30 बच्चे, बिहार में 32। तो सबसे अच्छा रैंकिंग किसकी हुई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की? केरला की हुई। लिटरेसी रेट को देखते हैं। लिटरेसी रेट का मतलब क्या? कितने बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कितने बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं 1,000 बच्चों में, या हम बोल सकते हैं कि या कितने बच्चों की लिटरेसी रेट अच्छी है, पढ़ने लिखने वाले लोगों की जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। केरला में 94 है और हरियाणा में 83 है और बिहार में 62 है। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रेट किसका हुआ लिटरेसी रेट? 94 केरला का। अब नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि जितने बच्चे 14 से 15 साल तक के स्कूल जाते हैं और टोटल उस बच्चों उतने बच्चे की जो 14 से 15 साल के बीच में लाई करते हैं। तो केरला में 83 है, हरियाणा में 61 है और 43 बिहार में। तो ओवरऑल जो नेट अटेंडेंस रेशियो हुआ वो कितना? 83 सबसे ज़्यादा केरला का हुआ। मतलब केरला में बच्चे ज़्यादा स्कूल ज्वाइन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब इन सब चीज़ों में कौन अच्छा निकल के आता है? आपने देखा होगा कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है, जो कि है केरला। केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 7 बच्चे की ही डेथ हो रही है जो इन्फेंट बच्चे हैं। और लिटरेसी रेट तो बेहतरीन है ही, 94 है। नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है। भली उसका जो पर कैपिटा इनकम है थोड़ा सा कम है हरियाणा से, बट 3 फैक्टर्स में केरला बहुत आगे है। तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है या ओवरऑल जो उसका क्राइटेरिया है, सारी चीज़ों को देखने के बाद ये कौन सा स्टेट इन तीनों में एक्सेल कर रहा है, वो है केरला। नाउ आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा डेवलपमेंट के आकलन पे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जानी चाहिए ताकि लोगों को डेवलपमेंट महसूस हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की।
पब्लिक फैसिलिटीज़ में जो कि लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए, हर देशवासियों की ज़रूरत है पब्लिक फैसिलिटीज़, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे बहुत ज़रूरतमंद चीज़ बन चुकी है, क्योंकि टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के ना कूलर चलेगा, ना एसी चलेगा, ना ही बाकी और भी अप्लाइंसेस चलेंगे, ना इंटरनेट चलेगा, जो कि आजकल लाइफलाइन बन चुका है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक मेजर सोर्स बन चुका है पूरे जीवन का, हर लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है, जैसे कि एयर, जैसे कि वाटर। तो ये पब्लिक फैसिलिटीज़ में मैंने सबसे पहले इसलिए डाला क्योंकि ये मैन मेड फैसिलिटीज़ जो अराइव हुई, बट आज के टाइम पे बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है लोगों की। ये पब्लिक फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा हर व्यक्ति को प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे कि कई सारी गवर्नमेंट्स प्रोवाइड भी कराती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और कुछ तो, बट मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कराएं, बट उतना तो कराएं ताकि लोगों की ज़रूरत पूरा हो सके। नेक्स्ट कि पानी का होना भी बहुत ज़रूरी है। पानी लाइफ को जीने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो वाटर पब्लिक फैसिलिटीज़ में भी बहुत हेल्पफुल करता है। पब्लिक फैसिलिटीज़ में वाटर को कंसीडर ऑलवेज एंड ऑलवेज कंसीडर करना चाहिए कि वाटर इज़ अ लाइफ लाइन फॉर आवर लाइफ। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन भी आज के ज़माने में, क्योंकि कोई भी ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिक्वायरमेंट बहुत है। कोई लोग व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको देखना पड़ता है अच्छे से और आगे बढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स की। ये क्या होता है? ये क्राइटेरिया होता है लोगों को पहचानने का कि वो नरिश्ड है कि अंडर नरिश्ड है, मतलब वो कुपोषण में तो नहीं है, क्या वो कमज़ोर तो नहीं है, या फिर ओवर फैटी तो नहीं है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको निकालने का तरीका होता है BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। टोटल वेट जो होगा पर्सन का केजीज में लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसकी जो हाइट है इन मीटर्स स्क्वायर में। मतलब जो हाइट है, जैसे सपोज दैट उसकी हाइट 6 है, 6 मतलब 1.2 मीटर है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 1.44 हो जाएगी। तो उस तरीके से हम निकालेंगे, या 1.44 नहीं होगी, आई थिंक 1.2 का स्क्वायर करेंगे, हाँ 1.44 ही होगी। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, रोहन मियाँ की बात कर ले। रोहन जो है, रोहन की जो वेट है वो 30 kg है। अब रोहन की हाइट दे रखी है 1.1 मीटर। अब हम इसी बॉडी मास जो इंडेक्स है उसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसका निकाला, तो इसका निकल के जो BMI आया वो 24.7 आया। 24.7 का मतलब वो किस क्राइटेरिया में आया कि ना वो 18 लेस देन में आया, ना मोर देन में आया, बिटवीन में आया, तो मतलब वो नरिश्ड है। मोहन का निकाला गया, मोहन का 40 kg वेट है, 1.3 मीटर उसकी हाइट है, तो उसका 23.66 आया, तो ये भी नरिश्ड में आ गया क्राइटेरिया में। सोहन का निकाला गया तो सोहन 25 kg का है, 1.2 मीटर उसकी हाइट है, तो 1.2 मीटर उसको फिर मैंने कहा ना 1.2 मीटर को स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो निकालेंगे, तो उसकी कितनी निकल गई 17.36। तो यो हो गया लेस देन 18, तो मतलब ये अंडर नरिश्ड हो गए। और इनका क्या क्राइटेरिया में आ गया? अंडर नरिश्ड होने की वजह से ये इनका BMI कम हो गया, ये कुपोषण के शिकारी दिखाई देते हैं। तो ऐसे हम निकालते हैं, आप भी अपना अपना निकाल सकते हैं। अगर आप निकाल रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि आप कौन सी क्राइटेरिया में दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार, ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये UNDP पब्लिश करता है। इसमें आप डिफरेंट डेवलपमेंट के बिहाफ पे अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है। जैसे कि वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है वो हम पता लगाते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है वो हम पता लगाते हैं, वहाँ की हेल्थ स्टेटस कैसा है और वहाँ का एजुकेशन लेवल कैसा है, वो भी हम इन सब कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हम जजमेंट लेते हैं कि वहाँ जो कंट्री है वो ओवरऑल किस तरीके की है। जैसे कि इंडिया ने 130th रैंक हासिल करी थी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन 2018 में। किस क्राइटेरिया पे? हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी लेवल, इनइक्वालिटी और एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन सब में 130th रैंक हासिल करी थी इंडिया ने। लगभग 190 अबाउट कंट्रीज़ हैं, उसमें 130 रैंक इंडिया की आई थी। फिर 2023 में जो सर्वे हुआ था उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने 131st रैंक हासिल करी थी, थोड़ा सा और पीछे हो गई, बस एक पायदान, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चलता रहता है ऐसे ही। आगे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के हिसाब से बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक साथ आप सब लोगों का ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट करिए। जैसे कि
चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे, मतलब जब में रहने वाली जितनी हैं उन सब का एक ध्यान रखते हुए ही डेवलपमेंट को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब मैं आपको पढ़ के ही बना देता हूँ, एन अप्रोच टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर जनरेशन के में जो चीज़ें यूज़ होनी है, जैसे कि एयर यूज़ होनी है, वाटर यूज़ होना है, आज हम बर्बाद करे दे रहे, बट हमारी फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा अगर हम लोग देखभाल नहीं करेंगे। आज हम लोग बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा फ्री हो गए हैं कि पानी ना बचा रहे हैं, ना एयर को पॉल्यूट होने से रोक रहे हैं, बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं, दूसरों का फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। जानवरों को मार रहे हैं और पेड़ पौधे काट रहे हैं, इतने बेहिसाब पेड़ पौधे काट रहे हैं, वाटर बॉडीज़ ख़राब कर रहे हैं। तो मतलब ऑल एंड ऑल अपना फ़ायदा देख रहे हैं, दूसरों का भले नुकसान हो, ये आजकल के लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही होना चाहिए हर एक कंट्री के अंदर, तभी वो देश अच्छा अप्रोच रखता है हर एक के लिए और सही भावना, जिसको इंसानियत भी बोलते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टिल नाउ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और जो भी आपको लगा हो, ये मेरी पहली वीडियो थी, सो उस हिसाब से आपको लगे कि यहाँ पे कोई गलती हुई हो या कुछ ही समझने में कोई टॉपिक अधूरा रह गया हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं आगे। अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए हो फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस के लिए रिगार्डिंग, मैं क्लासेस लेता हूँ बच्चों की, सो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा पर्सनल आईडी है शशांक_8384, और ये गुरुश्री की आईडी है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी सजेशन, कोई भी कमेंट, कुछ भी आप अपनी तरफ से जो भी आपको लगे कि हाँ मैं सर को या मुझको कुछ भी अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं कि आप ये चीज़ अच्छा कर सकते हैं, ये चीज़ इसको ठीक से कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों के कुछ आइडियाज़ को ऑप्ट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने के, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जोड़ सकते हैं। दिस इज़ मी शशांक, थैंक यू, साइनिंग आउट सो मच।